हेलो दोस्तों, आज की जो क्लास है वो है एसएससी जीडी जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है जिसकी पेपर होने वाला है। उस एसएससी जीडी कांस्टेबल की प्रैक्टिस से जो कि जीके जीएस होगा, जिसका क्या है कि जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के बेस पे, जो कि आपको पता है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एनआईए, एसएसएफ और एनसीबी बहुत सारे का वैकेंसियां निकली हुई है। और आपको पता है कि पहले इसमें भी क्या है, रिटर्न है, तो बगैर देरी किए हुए हम 20 क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रैक्टिस से रिलेटेड, जो कि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेगा। हाँ, और एक चीज आप ध्यान रखेंगे सर, जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन के फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाई जाएगी। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको ऊपर लिखा हूं, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसका शॉर्ट फॉर्म है पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए बैंक खातों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। मतलब जो बैंक खोले गए थे इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। खाता धारकों को रुपए डेबिट कार्ड प्रदान करना। देखिए, खाता धारी थे, आपको पता है जब आपने अकाउंट खुलवाया होगा तो आपको डेबिट कार्ड दी गई थी, वो रुपए वाला था, ये वाला सही है। बैंक से संबंधित असंबंधित व्यक्तियों के लिए एक साधारण बचत खाता खोला। हाँ, ये तो सबको पता है कि जो असंबंधित जो बैंक से उनको एक बचत खाता खोला गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, ये तो गलत है, क्योंकि आपको पता है कि बैंक को जो भी बैंक में आप अकाउंट खुलवाएंगे, जो बैंक में अकाउंट होते हैं उस पर जो भी आप पैसा जमा करेंगे, वो सेविंग हो, एफडी हो, सिवाय करंट अकाउंट हो, आपको उस पर इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। पात्र खातेधारकों के लिए 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट ओडी की सुविधा उपलब्ध है। ये देखिए, इसका कौन सा कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी गलत है। आपको पता है कि ऑप्शन जो भी आप पैसे अकाउंट में जमा करेंगे उसमें। अब आते थे इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो शुरुआत की गई थी, इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। वो शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 2014 को की गई थी। इसकी औपचारिक शुरुआत जो अच्छे तरीके से इसको लागू किया गया था वो हुआ था, ये घोषणा की गई थी। कब की गई थी? घोषणा की गई थी। और लागू कब से किया गया था? 28 अगस्त 2014 को। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि किफायती मूल्य पर वित्तीय उत्पादों सेवाओं को पहुंचे निश्चित को वित्तीय समावेश विस्तार किया जाए। इस योजना के तहत खाता धारकों को रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाए और पात्र खाता धारकों को 10 रुपए का ओडी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जमा राशि पर ब्याज प्राप्त हो। मतलब सभी का अकाउंट खुले। घोषणा हुई थी सर 15 अगस्त 2014 को, लागू हुआ था सर औपचारिक रूप से 28 अगस्त 2014 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सबको डेबिट कार्ड देना और जो भी और 10,000 तक का ओडी की सुविधा देना, और इसके साथ अगर आप कोई पैसा जमा करते हो तो उस पर आपको क्या मिलेगा सर? उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर की किस महासागर का हिस्सा है? जो कह रहा लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर? तो देखिए, ये जो है यह अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह भूमध्य रेखा था उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा दक्षिणी अटलांटिक महासागर के विभाजित करती है, मतलब दोनों को अलग अलग करती है। यह उत्तर से अटलांटिक महासागर, दक्षिण पश्चिम से प्रशांत महासागर और दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर और दक्षिण में महासागर से जुड़ा हुआ है। और लेब्राडोर सागर का भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। लेब्राडोर सागर कनाडा में के उत्तर पूर्व में ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य स्थित है। भूमध्य सागर जिब्राल्टर जटमांडू के मध्य में अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर से स्थित है? देखिए सर, ये ज्योग्राफी से उठा रहा क्वेश्चन।
अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर। इसका राइट आंसर है सर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अटलांटिक महासागर। अब इसके बारे में थोड़ी सी जिक्र करते हैं कि प्लूटो की रिक्टो की गति विश्व का दूसरा सबसे गहरा महासागरीय गति है। विश्व का सबसे दूसरा गहरा महासागरीय गति है जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहां पे स्थित है? अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि प्लूटो रिको कहां पे स्थित है, तो ये देखिए ये जो स्थित है सर, ये तो ये पूछा स्थित है कहां पे स्थित? अटलांटिक में स्थित है। और इसकी अधिकतम गहराई 8648 मीटर है। सबसे गहरा महासागरीय गत कौन सा है? तो यह है मेरियान गत है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी अधिकतम गहराई 11,034 है। 11,034 है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि प्लूटो कितने नंबर का सबसे गहरा है? दूसरे का। पहले का कौन है सर? पहले का जो मेरियान है। और ये पूछेगा कि इसका प्लूटो की गहराई कितना है, तो 8,648 है। अगर ये पूछता कि जो पहली सबसे गहराई है उसकी गहराई कितनी है, 11,034 है, कहां पे स्थित है वो, तो बताएंगे सर आप प्रशांत महासागर में। कहां पे? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मुगल से आगे जी। मुगल सम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाए गए इत्माद उल दौला का मकबरा स्थित है। कहां पे स्थित है? ये मैं थोड़ा सा ये जो चीजें है मैं ये गलत है। क्या मुगल साम्राज्य नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इत्माद उल दौला का मकबरा स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, ग्वालियर में, लखनऊ में। देखिए ये जो स्थित है ये है सर आगरा में। कहां पे? आगरा में। इम्तिदाद उल दौला मिर्जा ग्यास बेग का मकबरा उनकी पुत्री नूरजहां के द्वारा आगरा में बनवाया गया था। उनकी पुत्री नूरजहां ने कब बनाई थी? आगरा में। ताजमहल में इसकी सम्यता के कारण इसको ताजमहल की पूर्ववर्ती रचनाएं या बेबी ताज भी कहा जाता था। मतलब ये इत्माद उल दौला को दूसरा नाम क्या बोल सकते हो? बेबी ताज कहा जाता है, क्योंकि ताजमहल के छोटे संस्करण की तरह दिखता है। क्यों नाम देगा? क्योंकि ताजमहल का एक छोटा सा संस्करण की तरह यह दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना गया था? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा जागो गांव जहागो, आपने सुना भी होगा। तो सबसे पहली बात होती है उपभोक्ता कौन होता है? तो उपभोक्ता वह इंसान होता है जो अपनी संतुष्टि के लिए अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए जो वस्तुओं को कंज्यूम करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफिनेशन बहुत सी चीजों को जोड़ा गया है, तो हम उस पर जिक्र करेंगे, बहुत लंबी हो जाएगी, उस पर ध्यान ना देते हुए जो क्वेश्चन बात कर रहा है हम क्वेश्चन की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं को खरीदता है, एक व्यक्ति जो मुफ्त में माल प्राप्त करता है, एक व्यक्ति जो सेवा के अनुबंध तहत सेवाओं का लाभ उठाता है, या एक व्यक्ति जो पुनर्वरित बिक्री के लिए प्राप्त करता है। देखिए सबसे पहली बात है कि इसका एक व्यक्ति जो प्रतिफल एवं किसी माल या सेवाओं को मतलब प्रतिफल मतलब खुद के लिए जो खरीदता है उसे हम उपभोक्ता मानेंगे, जो बेचने के लिए खरीदता है उसको हम उपभोक्ता नहीं मानेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। कब? 1986 में। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार उपभोक्ता वह जो एक प्रतिफल एवज किसी भी माल या सेवाओं को आपूर्ति करता है, और धाताओं की उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर लाया गया था। किसके स्थान पे? 1986 वाले का स्थान पे इसको लाया गया था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी? देखिए 1967 में, 1934 में, 1980 में। देखिए बीजेपी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सर 1980 ईस्वी में। 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980। वर्तमान में वोट प्रत्येक संसद की राज्य विधानसभा में प्रतिनिधि के मामले में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी प्राथमिक सदस्यों की संख्या में पुष्टि वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। मतलब वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1980 में। कब हुई थी सर? 1980 में।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं ने भागीदारी देखी, महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? मतलब निम्न इनमें से किस राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे ज्यादा महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? खिलाफत आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में? तो देखिए, जो हमारे देश की महिलाएं जो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट की थी वो की थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 78 अनुयायियों के एक साथ साबरमती से दंडी तक 12 मार्च से लेके सर 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930 तक नमक कानून तोड़ने का साथ प्रारंभ हुआ था। कौन सी कानून सर? नमक कानून, जो अंग्रेजों ने बनाया था। इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े पैमाने पर भागीदारी की। इस आंदोलन के समय सरोजिनी नायडू के बंबई के निकट धरासन नामक स्थल पर आंदोलन नेतृत्व किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पत्रकार डेव मिलर, जो कि अमेरिकी थे, वो पत्रकारिता के माध्यम से घटनाओं को अंतरराष्ट्रीय कर भारत के पक्ष में सहानुभूति जुटाने की मदद भी की थी। देखिए, प्रोटोजोआ किस रोग का कारक है? प्रोटोजोआ किस रोग का? ये देखिए साइंस का है, साइंस का क्वेश्चन है, और ये बायोलॉजी का है। क्वेश्चन का है कि प्रोटोजोआ किस रोग कारक है? रोग कारक है। तो देखिए, पोलियो का, मलेरिया का, या यक्ष्मा का, या ज्वार मतलब बुखार का? इसका राइट आंसर होगा सर ये मलेरिया का है। प्रोटोजोआ किसका है? मलेरिया का। ये सब बच्चों की क्लास में भी आपने बहुत सारा पढ़ा होगा कि मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाला रोग है। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के द्वारा फैलने वाला रोग है। यह रोग प्लाज्मोडियम वाइक्सेम प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका वाहक मदा मतलब नर नहीं, फीमेल मदा मतलब फीमेल एनफिलियज मच्छर है। कौन सा? एक फीमेल जो मच्छर होती है उसके तहत फैलता है। पेचिस, अफ्रीकन निग्र रोग, काला आजार तथा पैरिया परजीवी द्वारा होने वाले रोग है। पोलियो रोग वायरस के कारण होता है। जो पोलियो होता है वो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। मैं पोलियो की बात करूं तो पोलियो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। जबकि ये वाला है कौन सा? यक्ष्मा होता है जो ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण, मतलब टीबी हो गया, टीबी के कारण होता है। और ये जो लास्ट में अटैक है इसको हम टाइफाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टाइफाइड। ये बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये होता है सर वायरस के कारण। ये होता है किसके कारण? माइक्रोबैक्टीरिया मतलब टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, इसके कारण। ये किसके होता है सर? ये बैक्टीरियम के कारण होता है। तो आपसे पूछा था प्रोटोजोआ किसके कारण होता है? मलेरिया। तजावर क्वेश्चन देखिएगा। तजावर का विश्वेश्वर मंदिर, जिस पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या केरल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। कहां पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य का तंजावुर अवस्थित बृहस्पतिश्वर मंदिर को पेरिया कोइल के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण चोल वंश द्वारा, इस मंदिर का निर्माण चोल वंश, इस मंदिर का निर्माण कौन कराया था सर? इस मंदिर का निर्माण जो कराया गया था वो चोल शासक राज प्रथम 1003 ईस्वी से लेके 1010 ईस्वी के मध्य करवाया था। मतलब 1003 से लेके 1010 के बीच में करवाया। यह मंदिर ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है, मतलब ग्रेनाइट का पत्थर से निर्मित है, तथा इसके शिखर पर स्वर्ग कैलाश कलश, मतलब स्वर्ग का, स्वर्ण मतलब स्वर्ण, कलश स्थित है। यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। यूनेस्को को जो विश्व धरोहर है उसमें भी शामिल है। नेक्स्ट देखेंगे। चलिए
कह रहा है कि बाबर ने डैश नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की, जिसमें सेना का विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरह से घेरा जा सके। कौन से नामक युद्ध में? चारा में, सुखम में, अरब में या तुगलमा में? तो इसकी राइट आंसर जो होगा सर वो क्या होगा, आप बताइए, जल्दी बताइए, फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जल्दी बताइए, इसकी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुलुगमा में। अब तुलुगमा के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। पानीपत की प्रथम युद्ध की विजय के पश्चात, मतलब पानीपत की प्रथम जो युद्ध हुई थी उसकी विजय की तो बाबर के मुगल वंश की नींव रखी थी। बाबर ने जो मुगल वंश का 1526 में लड़े गए इस युद्ध में लोधी से कम सेना होने के बावजूद भी बाबर ने अपनी युद्ध राजनीति के कारण उसको पराजित कर लिया, मतलब उसको पराजित करने में सफल, उसको जीतने में सफल रहा। इस युद्ध में तुलुगमा एवं अरबा नामक युद्ध की रणनीति अपनाई गई थी। तुलुगमा युद्ध की नीति में पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों में बाएं, दाहिने, मध्य विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मनों को हर तरह से घेरा जाए। देखिए उस जमाने में भी कितने तरीका से युद्ध लड़ते थे कि हर तरह से सैनिकों को डिवीजन में बांट देना, ताकि आने वाले उस समय क्या होगा कि युद्ध को हम बहुत अच्छे तरीका से जीतने में मतलब उसके पास सैनिक कम होने के कारण भी, कम होने के बावजूद भी उसने युद्ध की रणनीति लगाई और उसने उस युद्ध को जीता। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहले आरबीआई देश की विदेशी मुद्रा का भंडार है, बिल्कुल सही। आरबीआई कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, राइट आंसर। आरबीआई सरकार का बैंकर है, ये भी सही है, आरबीआई सरकार की बैंक है। आरबीआई बैंकर का बैंक, हाँ जी आरबीआई बैंकर का भी बैंक है, क्योंकि ये पूरी इंडिया के अंदर में बैंकिंग को रेगुलेट करती है जी। आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करते जी नहीं, केंद्र सरकार के लिए जो वार्षिक बजट तैयार करता है वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मिनिस्ट्री है निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गलत है, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि आरबीआई 1935 में आता। आरबीआई एक ऐसी बैंक है कि जिसमें हमारा आपका अकाउंट नहीं खुलेगा, वो नोट को इशू करता है, इशू द नोट। 1 रुपया की 2 रुपया के नोट को छोड़ के जितने नोट आते हैं सारे के सारे नोट आरबीआई इशू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यम को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरा करना चाहिए? पिछले 5 वर्षों के दौरान कर के बाद 5,000 करोड़ से अधिक का औसत वार्षिक निवल मतलब नेट प्रॉफिट होना चाहिए। बी है, पिछले 5 वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ से अधिक का औसत वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए। सी है, पिछले 5 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक नेट निवल मूल्य 15,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। किसी भी भारत में स्थिति में सार्वजनिक उद्यम कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना, महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए पूर्व आवश्यकता होती है, मतलब आपको महारत्न की दर्जा प्राप्त करने से पहले आपको नवरत्न बनना पड़ेगा। ये नवरत्न क्या, आप कमेंट, ये नवरत्न क्या है, आप नवरत्न में कौन कौन सी कंपनियां आई थी, भारत में नवरत्न कब लाया गया था, ये कमेंट करके आप बताएंगे। नेक्स्ट, और एक चीज और बता दो कि आपको यह भी बताना होगा कि भारत में वर्तमान में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं और उसके बारे में बताएंगे कौन कौन सी कंपनियां हैं। निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य को 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों के बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया था? कार्बेट बाघ अभ्यारण्य, बुक्सा बाघ अभ्यारण्य में, कन्ना बाघ अभ्यारण्य में, पीलीभीती बाघ अभ्यारण्य। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, पीलीभीत, जो कि उत्तर प्रदेश में। कहां पे सर? जो कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व के 4 वर्ष 2014 से लेकर 2018 के वर्ष में बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए TX2 अवार्ड जीता था।
पीलीभीत टाइगर रिजर्व के साथ साथ भारत और भूटान की सीमा पर स्थित ट्रांस बाउंड्री मानक संरक्षण क्षेत्रों में भी इस दिशा में अपने प्रयासों का संरक्षण उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किया, जिसमें वर्ष 2010 में अब तक के बाघों की आबादी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे, और ये पूछा जाएगा कि ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो ग्लोबल टाइगर डे जो मनाया जाता है वो 29 जुलाई को, हर साल 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है। फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों को वर्णन इस रूप में किया था, इस रूप में, किस रूप में? ईश्वर की सादगी, ईश्वर की छाया, ईश्वर की अवतार या ईश्वर की अनुयायी। ठीक है, उन लोगों ने जो किया था उन्होंने किया था ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया। फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सल्तनतों का वर्णन ईश्वर की छाया के रूप में किया। फारसी इतिहासकार मुस्लिम सल्तनतों के ईश्वर के प्रतिबिंब मानते, मतलब इन्हें छाया मानते थे, उन्हें ईश्वर द्वारा भेजा हुआ दूत भी माना जाता था, उन्हें ईश्वर के द्वारा भेजा गया दूत भी माना जाता था। किसको? ये मुस्लिम सल्तनतों का। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी, जो कि म्यांमार के मांडवे जेल में उनके द्वारा भागवत गीता पर लिखी गई एक टीका है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष, सुभाष चंद्र बोस। तो इसकी राइट आंसर सर ऑप्शन नंबर बी, यानी बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था। गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी भाषा में लिखा। कौन सी भाषा लिखी गई थी सर? इसको मराठी में लिखी गई थी, भाषा में लिखी गई थी, और में 1915 वर्मा के मंडल जेल में लिखी गई थी। कहां पर लिखी गई थी सर? वर्मा, यानी जो भी कौन सा म्यांमार के मंडल जेल में लिखी गई थी। बाल गंगाधर तिलक इस पुस्तक के श्री भागवत गीता कर्मयोग बुद्ध व्याख्या की। इस ग्रंथ में तिलक ने मनुष्य के उसके संसार में वास्तविक कर्तव्य का बोध कराया था। महात्मा गांधी गीता रहस्य के प्रशंसक थे और तथा उसे अपनी माता कहते थे, उसे अपनी माता भी कहते थे। किस द्रव्य उसके क्वथनांक के कम किसी भी तापमान पर गैस में परिवर्तन इस नाम से जाना जाता था? ये देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा साइंस से क्वेश्चन है। निक्षेपण, क्रिस्टलीकरण, संघनन, वाष्पीकरण। तो देखिए इसकी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, तापमान पर परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? कम तापमान पर, उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। किसी द्रव्य को उसके क्वथनांक में कम किसी भी तापमान पर गैस में परिवर्तन, मतलब किसमें परिवर्तन करना था? उसको द्रव्य उसके क्वथनांक में कम होने से गैस में परिवर्तन हो जाएगा। गैस में जब उसको इंग्लिश में वेपोराइजेशन कहते हैं, इंग्लिश में वाष्पीकरण कहते हैं। किसी संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटे बेटियों और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति के बराबर हिस्सा का प्रदान किस संशोधन के अधिनियम से? देखिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1950, हिंदू संशोधन अधिनियम 1950, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, हिंदू अधिनियम 1956। देखिए ये कह रहा है कि बेटे बेटी और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति में, तो इसके राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। इसके अंतर्गत बेटियों और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति का बराबर हिस्सा पाने का प्रावधान है। इसके तहत बेटियों का यह अधिकार दिया गया है कि वह कृषि भूमि बंटवारा करवा सकती है, साथ ही तलाक की स्थिति में वह पिता के घर जाकर बेटे के समान बराबर दर्जा प्राप्त कर सकती है। अगर कोई लड़की का शादी होता है और उसके बाद तलाक हो गया तो बाप के घर पे जाके, पिताजी के घर पे जाके, सॉरी बाप नहीं पिताजी के घर पे जाके बेटे के समान और दर्जा लेके रह सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थित चाय बागानों के नुकसान पहुंचाता है? कौन सा? 25 डिग्री से अधिक तापमान, छायादार वृक्षों के नीचे रोपण, 150 से 300 सेंटीमीटर के बीच वर्षा, गर्म आर्द्रता। सर ये नुकसान पहुंचाता है 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी में निम्न में से किस ऑक्साइड की कमी होती है? लेटराइट मिट्टी में किस ऑक्साइड की? सिलिकॉन, टाइटेनियम, एल्युमिनियम, लोहा। तो सर ये जो कमी होती है वो होती है सिलिकॉन की। किसकी होती है सर? ये सिलिकॉन की होती है। किसकी होती है? सिलिकॉन की होती है। देखिए आज की जो 20 आपको पता है
कि एसएससी जीडी कांस्टेबल में 20 क्वेश्चन जीके जीएस का आने वाले हैं, जो आज हमने पहला से डाला। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू, अभी टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।